आज की इस क्लास को, आज के इस पूरे के पूरे मॉड्यूल को, सवालों के स्तर को सभी परीक्षाओं के पर्पस से समान रूप से इस्तेमाल किया है। मैंने आपको वैसे भी कहा है कि आप किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लीजिए आप यूपी टेट सुपर टेट का कर रहे हैं, तो आपको केवल यूपी टेट सुपर टेट के प्रीवियस से काम नहीं चलेगा, नहीं वहां से कुछ कर पाएंगे। आपको जितनी भी परीक्षाएं मैंने मेंशन किया है उन सब पर अपना फोकस बनाइए। सीटेट का एग्जाम देना है, सीटेट में भी सब्जेक्टिव पार्ट जो होते हैं आपके, जो 15 सवाल आते हैं, चाहे जूनियर में चाहे प्राइमरी में, वो ऐसे होते हैं कि जो आपके एकदम डिफरेंट अप्रोच से होते हैं। वहां लर्निंग शिक्षण काम नहीं आता है, वहां केवल और केवल मैथमेटिक्स काम आती है। एलटीजीएस है, उसमें भी आपको सवाल फेस करने को मिल सकता है। डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम है, बहुत सारे लोग यहाँ पर लगे हुए हैं जिन्होंने डी ट्रिपल एस बी अप्लाई किया है, और बहुत सारे लोग केवीएस का भी वेट कर रहे हैं। जल्दी केवीएस की भी सूचना आपको मिलेगी। मतलब मैंने सारी परीक्षाओं को इसमें शामिल किया है। बीपीएससी एक बहुत बड़ा मतलब एग्जाम आगे आपको फेस करने को मिलने वाला है, तो इन सब परीक्षाओं को हमने यहाँ पर फोकस करते हुए इस सेशन को कंटिन्यू करने की कोशिश करी है। उम्मीद है कि आप लोग समझेंगे, उम्मीद है कि आप लोग साथ देंगे, उम्मीद है कि आप लोग रेगुलर मेरे साथ जुड़ेंगे। प्रैक्टिस सेशंस को आप शेयर करते चले, लाइक करते चले, और हमारी इस रीच के लिए आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। बाकी मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं। मैं आप सभी को लेकर चलता हूं कहां पर, सवालों पर। इसलिए आप सब लोग पेन कॉपी उठा लें और एक एक करके मेरे साथ स्तरीय और अच्छे सवालों को करना शुरू कर दें। जो मैं थॉट्स आपको जो डिस्कशंस करूं उस डिस्कशंस पर भी काम करें, और बाकी चीजों की भी अपनी कम्युनिकेशन या कनेक्टिविटी बनाएं। पहला सवाल एक शानदार अप्रोच से आपके सामने है। सवाल को बहुत ही अच्छे से लर्न करिए, पढ़िए, और तब जाकर के इसका आंसर देने की कोशिश करिए। सवाल क्या है? वह सबसे बड़ी संख्या का मान बताना है जो 1267 एक नंबर है अपने पास, और 3742 को अगर वह विभाजित करता है तो पूर्णता नहीं कर पाता है, 17 शेषफल दे देता है। ऐसी सबसे बड़ी संख्या निम्नलिखित विकल्पों में क्या होगी? मेरे पास दो नंबर हैं, एक नंबर मेरा 1267 है, बहुत ध्यान से देखिएगा, और एक नंबर मेरा 3742 है। करेक्ट है? मैंने कहा कि मुझे एक नंबर ऐसा बता दो, एक नंबर आपको सबसे बड़ा ऐसा बताना है जो नंबर जब इसको भाग दे तो भी रिमाइंडर 17 आए, ठीक है, इसको भाग दे तो भी रिमाइंडर 17 आए। मतलब एक ऐसी संख्या आपको बतानी है जो जब इन दोनों को भाग दे तो मतलब जो शेषफल आए, रिमाइंडर आए, वह रिमाइंडर आपका 17 आ जाए, मतलब दोनों परिस्थितियों में समान शेषफल आए। तो आप ऐसी संख्या का सिलेक्शन करना चाहते हैं, ऐसी संख्या को ढूंढना चाहते हैं। अब इस संख्या को ढूंढना इतना आसान नहीं है। इस संख्या को हम किसी मेथड से करें, इस संख्या को मेथड से निकालें तो है पॉसिबिलिटी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यहां पर दोनों परिस्थितियों में समान शेषफल की बात की जा रही है। अगर एकदम प्रॉपर हम मैथमेटिक्स के मेथड पर जाएंगे तो सबसे पहले इतना जान लो, शेषफल तब आता है, जैसे मान लीजिए मैं किसी एक नंबर की बात करूं, सपोज करो 7 एक नंबर है, मैंने कहा यार 7 से भाग देकर मुझे 3 शेषफल चाहिए, तो आप 7 के पहाड़े में आने वाली कोई संख्या उठा ले, 7 त्रिक 21, उसमें 3 जोड़ दें, 24 को भाग करो शेषफल 3 आएगा, 7 पचे 35, उसमें 3 जोड़ दो, 38 को 7 से भाग करो तो शेषफल 3 आएगा। मतलब अगर आपको शेषफल जैसे 17 चाहिए तो निश्चित तौर पर हमें एक ऐसे पोजीशन पर पहुंचाना पड़ेगा इन नंबर्स को जो किसी एक सबसे बड़ी संख्या से पूर्णतः कटे। अर्थात सबसे पहली स्थिति में हमें जो शेषफल दे रहा है या शेषफल बन रहा है, इतना तो समझ में आया है कि वह उन मल्टीपल्स में, उस संख्या में जुड़े हुए हैं। तो इसलिए सबसे पहला काम इस शेषफल को घटाना चाहिए। इसको 1250 बनाइए, क्योंकि 50 में 17 जोड़ने से 67 होगा। इसी प्रकार से अगर इसमें भी हम 17 जोड़ते हैं तो 17 घटाते हैं तो 12 से 7 5 हो गया, और 3 से 1 2, ये आपका 3725 हो जाएगा। 3725 हो गया, 3725, 25 10 35 7 42, हिसाब से दो नंबर्स आ गए। एक्चुअल नियम ये है कि आप इन दोनों का एचसीएफ निकाल दें। मतलब जो सही नियम है इन दोनों का एचसीएफ निकालने पर है, इन दोनों का मासा निकाल दें, आपको एग्जैक्ट आंसर पता चल जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि मासा निकालना भाई चलो ठीक है, प्रोसेस है, भाग विधि से कर सकते हो, गुणनखंड से कर सकते हो, लेकिन सबसे बेहतर रहेगा कि आप डिविजिबिलिटी फॉलो कर लें। डिविजिबिलिटी जब अपने पास है तो फिर हमें इधर उधर करने की टेंशन ही कहाँ है। जैसे अपने पास अभी दो नंबर हैं, एक तो 1250 है, दूसरा 3725 है। मुझे एक सबसे बड़ी संख्या चाहिए जो प्रत्येक को पूर्णतः काट सके। अब सबसे बड़ी संख्याओं में अगर सबसे बड़े के पास जाते हैं तो 125 आएगा। कोई संख्या 125 से कटेगी तो उसका अंतिम 3 अंक 125 से कटना चाहिए। बट प्रॉब्लम यह है कि वह 125 से, जैसे अगर हम काटने की बात कर रहे हैं, सपोज करिए, देखिए जैसे ये नंबर है आपका 1250, ये सीधा सीधा 125 के पहाड़े में जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं 125 से 3725 को भी डिसाइड कर लूं, या अगर जैसे हम कह दें
डिविजिबिलिटी से पहले अगर हम भाग विधि से इसके मासा को सही में निकालने चले जाते हैं, जो एक्चुअल प्रोसेस होता है, तो देखिए क्या बनकर आता है। अपने पास 1250 था, अपने पास 3725 है, ठीक है। थोड़ा सा हम कोशिश तो करके देखें, 12 तिया 36 होता है, अगर हम 3 बार लेके जाते हैं तो 3 बार देखिए यहाँ पर शून्य हो गया, 3 पच्चे 15, 3 दूना 6 7 हो गया, 3 1 3 हो गया, 3750 तो 3 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर हम लोगों को 2 बार लेकर जाना चाहिए। अगर हम भाग विधि से जा रहे हैं तो 2 बार जाएंगे तो यह 2500, 1250 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2500 हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 7 से 5 2 हो गया, ये आपका 1225 हो गया। अब 1225 है या 1250 है, अगर आप देखेंगे तो 1200 कितना आ जाएगा, आप खुद सोच कर देखिए, यहाँ पर करिए, एक बार करिए, 1200 कितना आ गया, 25 आ गया। जैसे अगर आप इसको घटाते हैं तो कितना आ रहा है, 1225 आ रहा है भाई। यहाँ 5, यहाँ 2, 7 से 5 2, 3 से 2 1 होता है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर 10 से 5 मतलब 5 हो जाएगा और ये 2। तो अगर सही पूछा गया तो यह 25 से कटेगा, मतलब सबसे बड़ी संख्याओं के रूप में अगर देखा जाए तो ये 25 से कट ही जाएगा, 25 100 के 100 होता है, और 2 2 5 हुआ, 25वां होता है, मतलब 25 से कट रहा है। तो सबसे बड़ी संख्याओं के रूप में अगर विकल्प की बात करिए तो आपको 25 दिख रहा है। 25 दोनों को काट पाएगा, इसमें 125 दोनों को काट नहीं सकता है। दोनों को काटने की बात करनी है ना, मतलब दोनों के मासा की बात करनी है, तो डी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा, क्योंकि यह 25 से ही कट पाएगा। सबसे बड़े नंबर के रूप में अगर आप देख रहे हैं तो यह 25 पंचे 125 से ही कट पाएगा। इसी तरह से अगर हम 25 1 के 25, 12 फिर 25 चौके 100, 25 9, 25 से ही सारी की सारी पॉसिबिलिटी हो रही है, जो 25 से कटने की बात आ रही है। तो आपको यहाँ पर सबसे बड़े नंबर के रूप में अगर देखना है तो सबसे बड़े नंबर के रूप में यहाँ पर हमारे सामने 25 आ रहा है, जो प्रत्येक को पूर्णतः काट पाएगा। 75 तो वैसे भी नहीं हो पाता, ठीक है, 75 तो वैसे भी नहीं हो पाता, क्योंकि 75 से कटने का मतलब 25 से कटे, 3 से कटे। 50 के लिए भी हमने सोचा तो 50 के लिए भी देखिए पॉसिबिलिटी सेट नहीं हो पाई, ठीक है। 50 से कटने का मतलब अंतिम में 0 होना चाहिए था, जो पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पर लास्ट में हमारे पास डी विकल्प बच रहा है, तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट सोल्यूशन बनेगा, जो आप लोगों को डिविजिबिलिटी से भी निर्धारित कर सकते थे। ऐसे भी जो प्रोसीजर है कि आप समान शेषफल को प्रत्येक से घटा दें, घटाने के बाद जो संख्याएं हमको दी गई हैं उनका हमें एचसीएफ निकाल देना है, अपने आप इस स्थिति को हम लोग प्राप्त कर लेंगे। आ रही बातें समझ में? यस। चलिए नेक्स्ट, वैसे भी देखिए एक तरीका यहीं पर और लगाया जा सकता था, अगर आप इनमें स्टार्टिंग में ही इनका अंतर कर देते, स्टार्टिंग में अगर इनका अंतर करते तो 5 आता, 12 से 5 7 कितना हो जाता, देखिए अगर हम इसको घटाते तो यहां पर जैसे 1250 को अगर हम लोग घटाते तो कितना आता, जैसे अंतर करते आप खुद समझ लीजिएगा, 5 12 से 5 7 होता, इसी तरह से यहाँ पर 6 से 2 4 हो जाता, और यहाँ 30, ये ऐसे होता। तो डिफरेंस भी हम लोग सोच पाते, लेकिन एक तरीका सबसे बेहतर है कि आप ऐसे कर लीजिए जिससे कि निर्धारित हो सके, ठीक है, इधर उधर के चक्कर में ना जाए। अगला सवाल देखिए, ये सवाल, ये जो पैटर्न आप देख पा रहे हैं ये सुपर टेट एग्जाम से एकदम कनेक्टेड है, क्योंकि सुपर टेट एग्जाम का अगर आप पेपर देखते हैं तो आपको इस तरह का सवाल फेस करने को मिलता है। क्या सवाल है, 15 35, ठीक है, 15 35 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। औसत इसने सीधा सीधा, जैसे हम नॉर्मल औसत नहीं देख रहे हैं, यहां पर हम ऐसी संख्या के औसत की बात कर रहे हैं जो अभाज्य है, जो किसी एक रेंज में है, जो किसी ग्रुप में है। तो अगर हम औसत को ऐसे प्रॉपर डिफाइन करें तो औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या होता है। जितने दिए गए मान है, जितनी दी गई संख्याएं हैं, सबको जोड़कर संख्या से भाग कर दें तो क्या बनता है, औसत बनता है। अगर इसने कहा कि 15 से 35, जैसे 15 से 35 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत करिए, तो इतना तो हम लोग वैसे भी डिफाइन कर दें कि कौन कौन सी संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं, जो 15 और 35 के बीच में हैं। तो सबसे पहले 17 नजर आया, 19 नजर आया, करेक्ट है, 17 है, 19 है, ऐसे और आगे अगर चलेंगे तो 23 मिलेगा, 23 के बाद 24 25 होगा नहीं, फिर आपका 29 हो जाएगा, फिर आपका 31 हो जाएगा, और तो मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कोई नंबर, क्योंकि जैसे जो नियम होता है, जैसे हम जब आपको बताते हैं तो ये कहते हैं कि जब भी कभी आप अभाज्य संख्या निकालिए तो आपको 2 और 3, पहली शुरुआत की 2 अभाज्य जो होती हैं 2 और 3, इनको छोड़ देने के बाद जितनी अभाज्य होती हैं सब की सब 6 के पहाड़े में आने वाली संख्या से या तो एक कम होती है या तो एक ज्यादा। जैसे 15 के ऊपर 6 के पहाड़े में कौन आएगा, 18 आएगा, 6 3 18, 6 पंचे 30, 6 चौके 24, ध्यान से देखिएगा, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 चाह के 36, इतना हमने सोच लिया।
फिलहाल इतने से ही हमारा काम चल जाएगा, आगे हमें जरूरत नहीं है। 17 भी अभाज्य है, 19 भी अभाज्य है, 23 तो अभाज्य है बट 25 नहीं है, करेक्ट है, 25 नहीं है। 29 अभाज्य है, 31 भी अभाज्य है, इसके पहले 35 नहीं है, तो वैसे भी नहीं आता। तो अपने पास अगर अभाज्य के रूप में सोचा गया तो 17 है, 19 है, 23 है, 29 है और 31 है। तो ये कुल 5 संख्याएं हैं जो कि क्या है बताइए, अभाज्य हैं। 5 संख्याएं अभाज्य हैं। अब इन्हीं को जोड़कर 5 से भाग कर दीजिए, अपने आप कंफर्म हो जाएगा। जैसे 29 31 जोड़िए 60 हो गया, ठीक। 23 17 जोड़िए 40 हो गया, 60 40 100 और 100 के बाद 19 बचा 119। 119 बटा आप 5 कर दें भाई, सबको जोड़ा तो ये 60 है, ये 40 है, 19 बचा, 60 40 100 और 19 और जोड़ दीजिए 119 बटा 5। 5 दूना 10 होता है, अगर हम इसको भाग करते 5 दूना 10, 1 9, 5 तिया 15, 5 अठे 40, 23 दशमलव कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, जो कि आपको डी विकल्प में दिया है। राइट सोल्यूशन आपके सामने है। डी ऑप्शन जितने लोग लगा रहे हैं एकदम परफेक्ट करेक्ट आंसर आप सब लोग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए सेकंड डन होता है। थर्ड पर आई, देखिए कितना तामझाम दे रखा है इस सवाल में। गलती नहीं करनी, हम लोग को बहुत ही समझदारी से इसका उत्तर देना है और मैं चाहूंगा कि प्रत्येक लोग इस पर ध्यान दें, अच्छे से देखें इस सवाल को। इसके पहले एक चीज जान लें, जैसे ये सरलीकरण का प्रोसेस है, ऊपर कुछ मान दिए गए हैं, नीचे कुछ मान दिए गए हैं, हमें बस ध्यान देना है, सवाल हल हो जाएगा। एक बॉड मास होता है, सबने पढ़ा है, ब्रैकेट्स मतलब जो कोष्ठक होते हैं, उसमें भी सबसे पहले छोटा फिर मझला फिर बड़ा होता है। ओ मतलब आप होता है, आपका हिंदी अर्थ का होता है, जहां कहीं का लगा हो तो उसको प्रायोरिटी दी जाती है। फिर डी होता है, डी मतलब भाग होता है, ठीक है, डिवीजन जिसे कहते हैं। यम होता है, यम मतलब गुणा होता है। ए आएगा, ए मतलब जोड़ आएगा, एडिशन जिसे कहते हैं। फिर घटाओ, यस आएगा, घटाव हो जाता है। इस प्रियोरिटी को फॉलो करना पड़ता है बॉड मास की। अब जैसे अपने पास जो सवाल दिया है उसमें ऊपर अगर अंश को कैलकुलेट करें तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ऑफ लगा है, क्या लगा है, ऑफ लगा है। फिर यहाँ भाग है, घटाव है, गुणा है, फिर आप देख रहे हैं भाग है। तो इस तरह से क्रिटिकल है, चीजों को थोड़ा इधर उधर करके कंफ्यूज किया गया है। बट हम क्यों कंफ्यूज होंगे, हम तो समझ करके इसको हल करेंगे। जैसे 2/5 है, आपका मतलब गुणा है, 7 दूना 14 1 15, 7 दूना 14 1 15, 15/2 कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये 5 तिया 15, ये खत्म होकर के केवल 3 बचेगा। यहाँ पर 3 भागे जो 3/4 है वो एक्चुअली अगर हम भाग करते हैं तो भाग में गुणा हो जाता है, तो गुणा करेंगे तो 4/3 हो जाएगा। वैसे भी खत्म होकर के यहाँ तक मान आपका 4 आ गया। कितना आ गया है, 4, ये मान 4 हो गया। अब 4 है, माइनस लगा है बीच में, पहले इसको भाग दे लीजिए। भाग देंगे कैसे, देखिए यह 3/2 है, कौन है, एक सही 1/2, 3/2 है, देख पा रहे हैं। ये भाग है तो भैया इसको भी गुणा बनाओ। 4 दूना 8 1 9/4 है, तो 4 ऊपर जाएगा, 9 नीचे आएगा। 2 दूना 4 है, 3 तिया 9 है, तो 2/3 हो जाएगा। अब 2/3 है, इधर 3/4 पहले से ही था। ऐसे देखिए हमने कर दिया, इससे खत्म हो गया और यह 1/2 आया, तो 4 माइनस 1/2 हो गया। तो यह आपका 7/4 दूना 8 7/2 हो जाएगा। जो अंश का मान है 7/2 है। कितने लोग मेरी बात से सहमत है, थोड़ा सा लगा भी दीजिए आप लोग, आप भी अपनी कॉपी में लगाओ, सब लोग लगा करके बताइए कि आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं। क्योंकि हो सकता है कि आप सही कर लो, जरूरी थोड़ी है कि मैं ही सही कर पाऊं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सही कर दूं। आप भी सही कर सकते हो। जो मैंने किया मेरे हिसाब से 7/2 है, आपके हिसाब से क्या है कंफर्म करिए। इधर चले आइए, 5 दूना 10 है कि 11/2 है, ठीक है। भाग है, भाग रहने दीजिए क्योंकि अभी आपका करना है, पहले उसके बाद करते हैं। 3 तिया 9 2 11/3 है, दिख पा रहा है। आप मतलब पहले गुणा 3/8 है, ठीक है, एक खत्म हो गया 11/8। 11/2 गुणे 8/11 कर दें, ठीक है। तो इस हिसाब से 11 खत्म, 2 चौके 8 है, 4 हो गया। तो नीचे आपका देखिए अगर सोचा जाए तो इस हिसाब से यहाँ पर 7/2 था और नीचे अगर आएगा तो कौन आएगा, आप खुद देख लीजिए, 4 आएगा, 4/1 आएगा। तो कहने का मतलब 7/2 गुणे 1 ऊपर चला जाएगा 4, तो 7/8 इसका राइट सोल्यूशन मेरी तरफ से है, विकल्प नंबर सी में। आपकी तरफ से क्या है, कितने लोग सहमत हैं, कितने लोग श्योर कर रहे हैं, थोड़ा सा कंफर्म मुझे बता दें। आई होप आप सबको भी समझ में आ गया होगा। देखने में तो बहुत ही गंभीर कंफ्यूजन देने वाला सवाल लगेगा, बट थोड़ा सा अगर सिंसियर होकर चीजों को समझ करके आपने कैलकुलेशन सही कर डाला तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती है। और यही हमको करना है कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं रखनी है। समझ में आया सबको, यस। नेक्स्ट देखिएगा, एक थैले में, ये बहुत बनता है सवाल, एक थैले वाला जो सवाल बनता है अक्सर आपको फेस करने को मिलेगा। एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। मतलब कोई थैला है, कॉइन बॉक्स है, जिसमें 1 रुपए वाला सिक्का है, 50 पैसे वाला सिक्का है, 25 पैसे वाला है।
आजकल तो चलता नहीं, केवल 1 रुपए का चलता है, बट है तो है, जिसका अनुपात है 2:3:5, इस रेशियो में सिक्कों को रखा गया है। ठीक, आगे बढ़िए। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 228, मतलब अगर इनको टोटल काउंट करें तो 228 रुपए हैं, जो सिक्के टोटल हैं वो 228 रुपए टोटल हैं। तो उस थैले में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बता दो क्या है। यहाँ पर जो सिक्कों के प्रकार है, 1 रुपए, हम तो इतना सब जानते हैं, 1 रुपए 50 पैसे। जैसे आपसे मैं पूछूं, अठन्नी कहते हैं ना 50 पैसे, कितनी अठन्नी 4 रुपए होगी? तो अगर रुपए बनाना है तो अठन्नी की संख्या को डबल करना होगा। 2 अठन्नी 1 रुपए होता है, तो 4 रुपए बनाने के लिए 8 अठन्नी की जरूरत पड़ेगी। चवन्नी को 25 पैसे कहते हैं। कितनी चवन्नी मिलकर 1 रुपए होगी? 4 चवन्नी मिलकर एक 25 पैसे होगी। जैसे एक बार हमको मिले, कोई बीमार थे, तो मैंने उनको कुछ दवा बताई कि ऐसे ऐसे कर दीजिए। हम दूसरे तीसरे दिन उनसे मिले, हमने कहा भैया दादा जो थे, जो अब कितना कुछ आराम आराम हुआ? कहें कि भैया रुपए में 4 आना आराम हो गया। हम बड़ा समझे कि यार तो हम इतनी मैथ तो हम ना जानते इसकी। रुपए में 4 आने का मतलब 25%, 1/4 आराम हो गया उनको। तो ऐसे ही हम आपको कह रहे हैं कि 4 चवन्नी मिलकर 1 रुपए होता है। तो 4 चवन्नी का मतलब ही हो गया कि 1 रुपए को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। यहाँ पर 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे, 3 प्रकार के सिक्के हैं। इनकी संख्या मतलब काउंटिंग में 1 रुपए वाले कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, जो 2:3:5 के अनुपात में है। ये संख्या का अनुपात है, करेक्ट है। लेकिन हमको यहाँ पर कुल संख्या नहीं दिया है, हमको मूल्य दिया है। हमको मूल्य दिया, और सवाल में यही तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि रेशियो देगा संख्या में और देगा उसके साथ मूल्य, या मूल्य देगा रेशियो में उसके साथ देगा संख्या। यही इसका सिस्टम है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती संख्या को मुझे मूल्य में कन्वर्ट करने का। तभी हम इस मूल्य को, जो कि हमारे पास 228 रुपए दिया हुआ है, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट तभी कर पाएंगे जब हम इस संख्या के अनुपात को मूल्यों के अनुपात में लाएंगे। तभी हमारे लिए बंटवारा संभव है, नहीं तो होगा नहीं, समझ लीजिएगा। तो आपको बताऊं, इसे बहुत आसान होता है। जैसे 1 रुपए में 100 पैसे हैं, सबको पता है। 25 एक के 25 है, 25 दूना 50 है, 25 चौके 100 है। 4 दूना कर दें 8, मूल्य हो गया। 2 तिया 6 कर दें, मूल्य हो गया। 1 पंचे 5, ये इनके मूल्यों का अनुपात हो गया। इनके मूल्यों का अनुपात हो गया। अब आपके पास मूल्य है और आपके पास टोटल मूल्यों का अनुपात है। आप इसको बांट सकते हैं, 8 6 14 5 19, 19 से बांटिए। 19 बराबर 228 कर दें, 1 बराबर 19 1 19, 3 19 दूना 38। हमसे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है, तो 50 पैसे का मूल्य हमारी जेब में कितना है पता है? 72 रुपए। 72 रुपए मेरे पास है टोटल, 72 रुपए। और इस 72 रुपए को बनाने के लिए कितने सिक्के आप लगाओगे, आप बताओ? 1 रुपया बनाने के लिए 2 सिक्के लगाते हो, 50 पैसे वाले 2 सिक्के लगाते हो, तब तो 1 रुपया बनता है। तो 72 बनाने के लिए 72 गुणे 2 कर दीजिए, 144 रुपये सिक्का टोटल ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा वह धन हमको प्राप्त होगा जो हम सोच पा रहे हैं। क्लियर हो रही बातें? यस। चलिए इसी तरह से आप इसको डन करिए। फिर हम 5वें पर चलते हैं। क्वेश्चन को देखिए, बहुत बढ़िया है। कैसे है, कैसे क्या करना है, बहुत ध्यान समझाता हूं, थोड़ा सा डिफरेंट है और बड़ा है। श्रीमान यक्स है एक, हाँ श्रीमान यक्स है, मैं इनका नाम श्रीमान से संबोधित कर रहा हूं। इनकी मासिक आय डॉलर में, यार बहुत पैसा है भाई, इनके पास $26,500 है, अरे भगवान। और उनका जो मासिक व्यय है, जो खर्च करते हैं, वो $20,500, इतना खर्च करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। अगले वर्ष उसके वेतन में 12% की हो जाती है वृद्धि। कितना? 12% की। ठीक। और जो व्यय होता है, जो उनका खर्च होता है, उसमें हो जाती है 6% की वृद्धि। तब उनकी बचत में कितने % की वृद्धि हो जाएगी, यही हमको समझना है। एक चीज अगर आपको समझ में आ जाए, इस सवाल में इन आंकड़ों का बहुत उपयोग है नहीं। हमको इतना समझ में आता है, अगर हम थोड़ी बहुत क्लियरिटी कर लें, इतना जैसे हम कमाते हैं, हर व्यक्ति कमाता है, हर व्यक्ति के पास अपनी एक इनकम होती है। ठीक। आय को हम 2 पार्ट में, 2 मदों में बांट सकते हैं। एक तो व्यय, हम पहले खर्च कर लें, फिर देखें मेरे पास कितना बचा। 2 चीजें हैं, है ना। कुछ लोग के साथ ऐसा होता है कि पहले वो बचा के रख लेते हैं, ठीक, फिर देखते हैं कितना खर्च करना है। कुछ लोग के साथ ऐसा होता है कि पहले वो खर्च कर देते हैं, फिर देखते हैं कितना बचा। लेकिन हम इतना तो समझ ही रहे हैं कि व्यय प्लस बचत को जोड़ दें तो क्या बनता है? आय। व्यय प्लस बचत को जोड़ दें तो क्या बनता है? आय। इतना तो सबको जानकारी है। अब जैसे अगर इस व्यक्ति की बात की जाए, मिस्टर यक्स की, जिनकी आय है 26,500, इतना कमाते हैं, ठीक है। और इस इनकम से एक खर्च कितना करते हैं, आप खुद बताइए। एक खर्च करते हैं 20,500, इतना खर्च करते हैं, करेक्ट है।
अगर हमसे आप कहो कि यह जो है, देखिए ध्यान से, यह जो है जो व्यक्ति हैं, इन्होंने क्या किया, 26,500 कमाया, 20,500 इन्होंने खर्च किया। मुझसे बस आप इतना पूछ लो कि एक कितने प्रतिशत खर्च करते हैं, तो हम लोग बता सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात को? एक कितने परसेंट खर्च करते हैं या कितने परसेंट बचाते हैं, दोनों बातें हम निर्धारित कर सकते हैं। कैसे? जैसे अगर आप हमसे पूछो कितना परसेंट खर्च करते हैं, 2 जीरो में खत्म कर दो, 5 पचे 25, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 इक्के 5। तो आप हम समझ गए कि यह खर्च करते कितना है। अगर आप इसमें से देख लें, 41 रुपया खर्च करते हैं, लेकिन कटेगा नहीं। तो मुझे लगता है जैसे चल रहा है वैसे चला लें, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं सिस्टम क्या है, आप इस बात को पूरा समझिए। ए इनकी आय है, समझिएगा, ए इनका खर्च है और ए इनका बचत है। इन तीनों को हम रिलेट कर लेते हैं, करेक्ट है, इन तीनों को रिलेट कर लेते हैं। अब आप खुद बताएं मिस्टर आय कमाते कितना है, तो आपने कहा सर ये तो 26,500 कमाते हैं, करेक्ट। फिर इनका खर्च क्या होता है, आप कहोगे सर 20,500 होता है। फिर इनकी भैया बचत क्या होती है, आप खुद सोचो, मतलब 6,000 की बचत करते हैं ना, 6,000 की बचत करते हैं, 6,000 इसमें जोड़ दीजिए, इसके बराबर हो जाएगा। इतना कमाते हैं, इतना खर्च करते हैं, इतना बचाते हैं, ये इनकी अपनी जीवन शैली चल रही है। अगले वर्ष उनके वेतन में 12% की वृद्धि हो जाती है, उनका वेतन 12% बढ़ जाता है। परसेंट अगर किसी का निकालना है तो ऐसे हटा दीजिए, जीरो खत्म कर देगा। अब बढ़ेगा कितना मैं लिख रहा हूं, 12 पंचे 60, करेक्ट है, 12 छंगे 72, 72 छे 78 की 8 हासिल 7, 12 दूना 24, 7 कितना होता है 31, 24 7 31। भैया जब इसका अब कैसे निकाला, मेरी बात को बहुत ध्यान से गौर से सुनिएगा, नहीं तो पता चले कंफ्यूज हो जाए आप लोग। परसेंट जब इसका 12 करेंगे तो परसेंट मतलब बटा 100, बटा 100 जीरो गायब कर देगा। 12 पंचे 60, 12 छंगे 72, 72 छे 78 की 8 हासिल 7, 12 दूना 24, 24 7 31। मतलब वो कितना बढ़ा उनका इनकम, उनकी सैलरी जो 26,500 थी, अब उनकी सैलरी 3180 बढ़ करके अभी नई सैलरी A8 08 516 639, भैया ये उनकी सैलरी हो गई 29,680 रुपए। आप लोग इसको ये सब सवाल भी मान लीजिए, सिंपल सवाल है, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूं, मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं सवाल को। इनकी आय में तो 12% की वृद्धि हो गई और व्यय को भी इन्होंने 6% बढ़ा दिया। ये देखिए यहां भी ये 6% बढ़ा रहे हैं। अब 6% इसका कैसे कैलकुलेट होगा, समझते चलिएगा सब लोग। 6% ऐसे बढ़ेगा, परसेंट हटेगा, 2 जीरो जाएगा, जोड़िए 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 6 शून्य शून्य 3 कर दिया और 6 दूना 12 कर दिया, करेक्ट है। ये देखिए 1230 रुपया होगा इसका 6%। अगर आप 6% निकालिएगा तो 6% इसका 1230 होगा। कैसे निकालिए सुनिए फिर से ध्यान से, परसेंट हटा, 2 जीरो गायब हो गया, ठीक है। 6 से गुणा करो 5 में, 6 पंचे 30, शून्य 3 हो गया, 6 दूना 1230। अब उनका खर्च कितना होने लगा, खुद आप देखिए, अब कमाने लगे 29,680, जो जितना कमाता है वैसे खर्च भी बढ़ा देता है, 0 3 5 2 7 1। अब उनका भैया खर्च टोटल हो गया 21,730। 21,000 से पहले जो खर्च करते थे 20,500, अब उसमें 1230 जोड़ दिया तो 21,730 रुपया वो खर्च करने लगे। अब आप खुद बताओ कि वो बचाने कितना लगते हैं, अब उनकी बचत क्या होती है। यही पूछा है कि बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, हम इसी को डिफाइन करना चाहते हैं। आइए सोचिए बचत हुई कितनी। अब 0 से 0 घटा 0 हो गया, 8 से 3 घटा 5 हो गया, 16 से 7 घटेगा 9 हो जाएगा, 8 से 1 घटेगा 7 हो जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए जैसे आप सभी लोग, 0 5 3 8 सही है, 9 7 16 सही है, 7 1 8 1 9 एकदम करेक्ट है। मतलब 6,000 से अब उनकी बचत 7,950 हो गई, 7,950 हो गई। कितना बढ़ रही है, आप अगर इसको तुलना करना चाहते हैं, क्योंकि बचत कितना बढ़ा तो ऐसे खत्म भी कर सकते हैं। 600 से 795 मतलब 195 बढ़ गया। 100 कितना बढ़ गया भैया, 195 बढ़ गया। 195 कितने में बढ़ गया, 600 में बढ़ गया। तो 195 गुणे 100 बटे आप 600 कर दीजिए। अब आप 2 जीरो ऐसे गायब कर सकते हैं, 6 से भाग करिए, 6 त्रिक 18, 6 दूना 12 और 6 पंचे 30। 32.5% का इंक्रीज देखने को मिलेगा, जो ए विकल्प में आपके सामने है। मैंने पूरा कुछ क्लियर करने का, एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, और मैं चाहूं तो थोड़ा सा दिमाग लगा सकता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा आपको कंफ्यूज करना, ठीक है। इसलिए मैं चाहूंगा कि डिटेल से इस सवाल को आप लोग अपनी कॉपी में उतारें, लिखें, देखें। अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, ये आपकी जिम्मेदारी है, बाकी हम अपनी जिम्मेदारी कर रहे हैं पूरी, ठीक है। चलिए डन, नेक्स्ट सवाल पर आओ। अगला सवाल, राकेश ने, देखिए सब सवाल बहुत ही शानदार है। राकेश ने एक निश्चित मूलधन को, कोई धन था, प्रिंसिपल था, कोई प्रिंसिपल था,
8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया, ठीक है, पैसे को निवेश किया, साधारण ब्याज का मोड उसने अप्लाई किया। कह रहा 26 वर्षों के बाद, एक 26 साल का टेन्योर बीता, मूलधन निवेश किए गए मूलधन का 14.5 गुना हो जाएगा। मतलब जितना पैसा उसने जमा किया था, निवेश किया था, उसका 14.5 गुना टाइम्स हो गया। ये बहुत ही देखने में टफ है बट करने में बहुत आसान होगा। कैसे होगा मैं आपको समझाता हूं। कितना पैसा निवेश किया इससे हमसे मतलब नहीं भैया, ये हमको बताया गया कि इतना पैसा उसने निवेश किया। ये मूलधन है, ये मूलधन है। मूलधन मान लो 1 रुपए है, ठीक है, 1 रुपए है। यह मूलधन कह रहा है 26 वर्षों में, 26 वर्ष में एक अमाउंट बन गया। अमाउंट मतलब मिश्रधन। जैसे आप कहीं जमा करो 1000 और उसने लौटाया आपको 1200, तो जो लौटाया वो मिश्रधन है, जो लौटाया वो मिश्रधन है। उसी प्रकार से है कि जैसे अगर 1000 जमा किया, 1500 बन गया, तो 1.5 गुना नहीं हो गया, हो गया ना। वैसे ही अगर मैंने 1 जमा किया तो 26 साल में मेरा पैसा ब्याज में जुड़कर 14.5 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1 रुपए से 14.5 हो गया। अब आपको यही चीज समझना है जो हम बताने चल रहे हैं, यही कंफर्म करना है। 1 से 14.5 होना मतलब हमसे पूछा है ब्याज दर बता दो, दर कंफर्म कर दो कितना हो गया। अब आप एक बात मुझे बता दो, सब लोग, मैं जो पूछ रहा हूं प्लीज हमें कंफर्म करिएगा। 14.5 अगर आप दशमलव यहां से हटा दे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं, जैसे आप वहां से क्या करिए, बटा 10 करिए, यहां चला आएगा। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि 10 से 145 हो गया, 10 से 145 हो गया। समझ पा रहे हैं कुछ बातों को? अगर 10 से 145 हो गया तो आपको पता है कि कितना बढ़ा है? 135 बढ़ा है। 135 ब्याज है। क्या भैया? 135 ब्याज है। अब आपके पास ब्याज है, आपके पास समय है, आपके पास मूलधन है, आपको दर निकालना है। इसका एक फार्मूला होता है, हालांकि मैं फार्मूला क्लास में नहीं लगवाता हूं। फार्मूला ये होता है कि ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। अगर आप इसको फॉलो कर दें तो गलत नहीं होगा, मैं आपको श्योर कर रहा हूं। जो दर पूछा है, दर तुरंत निकल जाएगी। ब्याज कितना भाई? हमने 10 रुपए से इसको 145 बनते देखा, मतलब कितना ब्याज देखा? 135, क्योंकि 135 10 में जुड़ेगा तभी तो 145 आएगा। तो ब्याज मेरा 135 है, गुणे आप 100 कर दो, मूलधन आपका 10 है, समय आपको लगा है 26 गुना, 26 वर्ष। अब आप खुद सोच लो कि आपका ब्याज क्या होगा। जैसे एक जीरो तो ऐसे ही खा गया है, और देख लीजिए क्या हो सकता है। जो कटे कटे उसको खत्म करे, जैसे 2 से 13 बार, 2 पंचे 10, तो 5 पंचे 25 होता है, 5 तियां 15, 15 2 17 की 7 हासिल 1 होता है, 5 1 के 5 1 600 बटा, मतलब ये 13 कर दीजिए। 13 पचे 65, 65 2 5, 13 1 के 13, 13 1 के 13, 51 के साथ एक ही विकल्प है, 51.92%। ये ब्याज की दर होगी जो आपको बी विकल्प में देखने को मिल रही है। 51.92% इज द रेट परसेंटेज दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर बी, जो आपको इस फार्मूले से प्राप्त होता है। हम लोग इसको ऐसे करते हैं, जैसे मुझे अगर आप कहोगे करने को, देखने में सवाल देखो कितना बढ़िया बना हुआ है, और इसको अगर आप सही से प्लान कर लिए तो गलत नहीं होगा। मैं कैसे करवाता हूं? मैं जिसको पता कर, जैसे मान लो दर पता करना है, तो दर को मैंने कहा कि चलो R% है, इसको R बटे 100 कर दीजिए, और आपका समय है 26, तो 26 से इसको गुणा कर दीजिए, 26 R बटे 100, और ब्याज हमारा 135 है और मूलधन हमारा 10 है। इसी को कंपेयर कर लीजिए, आपका वही चीज फिर बनकर आएगा जो वहां फार्मूले में बना है। कैसे? एक जीरो खत्म करेगा, इधर जाएगा, 26 से भाग हो जाएगा। वही हमने जो पीछे किया है वही आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएगा। छठा सवाल आप लोग नोट कर सकते हैं, आपको सबको अच्छे से यहाँ पर क्लियरिटी आएगी। जैसे ये सवाल देखो, आप सबके बस का है, सब आराम से कर सकते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट के परिणाम स्वरूप उसका विक्रय मूल्य 36 रुपए कम हो जाता है। जब हम उस पर 25% की छूट देते हैं तो 36 रुपया कम हो जाता है, लेकिन कह रहा अगर 20% की हम उस पर छूट की घोषणा करें तो उसको कितने मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। देखिए, दो प्रकार की छूट है। एक छूट है 25%, ठीक, और एक छूट है आपकी, एक 25% की छूट है, एक 20% की छूट है। दो प्रकार की छूट है, आप देख पा रहे हैं यहां पर, ठीक है। कह रहा है कि यहां से जो छूट हो रही, छूट का मतलब जैसे ये होता है 1/4, अर्थात हम ये कह सकते हैं अगर प्राइस 4 थी तो 1 की हो रही कमी। और यही हमसे उसने कहा भी है कि यह छूट जो 25% है वह 36 रुपए को प्रेजेंट कर रही है, करेक्ट। अगर कह रहा है कि वह छूट 20% की दे रहा है तो उस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचना चाहिए
उसका सेलिंग प्राइस हमको पता करना है, उसकी सेलिंग प्राइस पता करना, ये हमको बताना है। आइए मैं आपको समझाता हूं कैसे इसको प्रेजेंटेबल किया जा सकता है, कैसे हो सकता है। जैसे हम ऐसे कह दें कि अगर हम 25% की छूट दे रहे हैं तो 36 रुपए घट रहा है, तो एक का मान 36 हो गया, जबकि कमी तो एक की हो रही है। और अगर हम इसकी एमआरपी या जैसे एमआरपी पता कर लें कि उसका एमआरपी क्या है, यही तो एमआरपी है, मतलब इतना बताया आपने, 4, 36 गुणे 4 कर दे, तो 36 गुणे 4 हो जाएगा 144। करेक्ट है, 144 हो गया। अब 144 हो गई उसकी प्राइस। अब जैसे सवाल ने कहा है कि तो 20% की छूट देने के लिए उस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचना चाहिए, कि हमें उसको 20% की छूट देकर के करना है, तो उसे हमें कितने प्राइस पर, अर्थात कितना पैसा, जैसे होता नहीं है कितना पैसा जैसे कम करके बेचना चाहिए, ये सवाल की स्थिति बनकर आई है। तो 20% की छूट देने के लिए अब आप खुद सोच लो, जैसे नियम के हिसाब से तो ये होना चाहिए। अब 144 का सामान है और मैं इसको 20% की छूट पर सेल करूं, तो 20% की कमी का मतलब क्या होता पता है, 1/5, अर्थात अगर प्राइस 5 है तो 1 की होगी कमी। तो 5 का मान अगर मैंने 144 मान लिया, तो 1 का मान 5 दूना 10 होता है। ध्यान से देखिएगा, मतलब अगर हम छूट की बात करें, छूट कितना बनकर आएगी, 5 दूना 10 होता है, आप खुद समझ करके देखिएगा। 5 दूना 10 होता है, 5 अठे 40, 5 अठे 40, 28.8, अर्थात 28.8 जो है की छूट होगी। मतलब अगर हम उसी वस्तु को, जैसे इसने कहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर अगर 25% की छूट के परिणाम स्वरूप उसका विक्रय मूल्य 36 रुपए हो जाए, अच्छा सॉरी ये छूट नहीं है भैया, ये विक्रय मूल्य है। ओहो, तो देखो डिफरेंट हो गया सवाल। लिखा है 36 रुपए कम नहीं हो जाता है, लिखा है उसका विक्रय मूल्य 36 हो जाता है। तो ठीक है, कैसे करेंगे समझिएगा। 1 बटा कितना कर दिया, 4। इसका मतलब 1 है छूट और 4 क्या है बताओ, विक्रय मूल्य। 4 आपका सेलिंग प्राइस है, मार्क्ड प्राइस है, ये अंकित मूल्य है। और विक्रय मूल्य क्या होगा, 4 बताकर 1 की छूट दे रहे हैं तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 बताकर अगर 1 की छूट दे रहे हैं तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 3 होगा। अब सुनते चलिएगा पूरी बात को, कैसे प्रेजेंट करना है इसको। 4 रुपए बताया, 1 रुपए की छूट दिया तो 3 विक्रय मूल्य हो गया। 3 का मान हमको दिया है 36, तो छूट कितने की दिया था, 12 की। अंकित मूल्य क्या था, 48 रुपए था, 48 था, ये अंकित मूल्य था। इस अंकित मूल्य पर जो 48 है, अब मुझे 20% की छूट देनी है। तो 20% क्या होता है, 1/5। तो 5 अगर एमआरपी है तो 1 की छूट है और सेलिंग प्राइस हो जाएगी 4। तो एमआरपी यहां पर कितनी है, आप सोचो, 48 है। एमआरपी कितनी है, 48। तो 5 का मान कितना कर दें, 48 कर दिया। छूट निकालने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा सेलिंग प्राइस 4 का मान बताना है। तो 4 का मान क्या हो जाएगा, 4 से गुणा करके 5 से भाग करें, 4 अठे 32, 4 चौके 16, 3 19, 5 से भाग करो, 5 तिया 15, 4, 5 अठे 40, 5 चौके 20, 38.4 रुपए में उसे सेल करना पड़ेगा। अगर वह 20% की छूट दे रहा है तो 38.4 रुपए में उसे उस वस्तु को सेल करना होगा। जो 8वां सवाल आपका डन होता है। 9वें पर आइए। रुपए 20 में, सुनिए ध्यान से, 20 रुपया मेरे पास है, मैंने 1.5 लीटर दूध, 1.5 लीटर मतलब 20 रुपए में 1.5 लीटर दूध की दर से 60 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण का मूल्य 10 सही 2/3 प्रति लीटर हो जाए। मतलब जो मिश्रण हमारा बने उसका जो मूल्य हो वो 10 सही 2/3 रुपए प्रति लीटर हो जाए। अब आपको ऐसे सवालों को भी हल करना होगा जो थोड़ा सा मतलब डिफरेंट अप्रोच पर जा रहे हैं, थोड़ा सा स्तरीय होते जा रहे हैं। अब आपके सामने देखिए क्या स्थिति है। 1.5 लीटर का मूल्य, 1.5 लीटर का मूल्य कितना है, 20 रुपए। 1.5 लीटर का मूल्य 20 रुपए है। तो हमको हमारे पास 60 लीटर दूध दिया है, तो 60 लीटर का मूल्य कितना होगा, आप खुद सोच लीजिए। 60 लीटर का मूल्य जो होगा वो कितना हो जाएगा, जैसे आप दशमलव हटा दें तो एक जीरो चाहे यहां बढ़ा दें, 15 चौके 60 हो गया, 20 चौके 800, मतलब 800 रुपए हो जाएगा। कहने का मतलब अगर 1 लीटर, 1.5 लीटर का मूल्य 20 रुपए है, तो 1.5 लीटर का मूल्य 20 रुपए है, तो 60 लीटर मूल्य 800 रुपए हो जाएगा। तो 800 रुपया टोटल है यहां पर। अब इसने हमसे कहा है, देखो 800 रुपए टोटल इसका रेट है जिस दूध को आपने रखा है, कह रहा है इसमें कितना पानी मिलाएं ताकि मिश्रण का मूल्य 10 सही 2/3 रुपए प्रति लीटर हो जाए। मतलब 1 लीटर का भाव, 1 लीटर का भाव 10 सही 2/3। इसके लिए कितना हमारे पास दूध होना चाहिए, आप इसको सोचो।
जैसे आप एक बात बताएं मुझे, जैसे आप खुद सोचिए, आपको 60 लीटर का दूध कितना दिया है, 60 लीटर का दूध का रेट कितना है, 800 रुपए है। आप खुद सोचिए 60 लीटर, या हम ऐसे भी कह सकते थे भाई हमारे पास 60 लीटर का कंटेनर है और इस 60 लीटर में जो दूध हमने रखा है उस पूरे दूध का भाव कितना है, 800 रुपए है, 800 रुपए रखा है। मतलब अगर अभी पूछिए तो हम एक कह सकते हैं कि 1 लीटर का दूध का भाव क्या होगा, 800 बटा कितना कर सकते हैं, 60। ऐसे करिए, 2 तिया 6 होता है, 40 हो गया। मतलब ये 13 सही 2/3, मतलब एक सेकंड, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 40/3, अर्थात 13 सही 1/3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध है। जैसे अगर आप इस दूध को कंपेयर करिए तो 13 सही 1/3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध है। बट मुझे इसे कम करना है, कम करने के लिए मुझे इसमें पानी मिलाना होगा। पानी मिलाने के लिए जैसे आप ऐसे सोचो कि हमको इसका रेट बनाना कितना है, हमें इसका रेट बनाना है कितना पता है, देखो ऐसे आपको खुद ही अभी कंफर्म हो जाएगा। कैसे कंफर्म हो जाएगा, जैसे हम इसके, जैसे हम क्या दो चीज कर सकते हैं, हम टोटल अमाउंट को अगर क्वांटिटी से भाग कर दे तो रेट आ जाएगा, या टोटल अमाउंट को रेट से भाग कर दे तो क्वांटिटी। आप इसी 800 को अगर आप 13 सही 1/3 अर्थात 40/3 अर्थात 3/40 से कर दें तो देखिए आपका 60 आ रहा है कि नहीं, ये आ रहा है। तो हम इस रेट को चाहते हैं कि 10 सही 2/3 हो जाए, तो 10 तिया 30 तो कितना होगा, 10 तिया 30 तो 32/3 होगा। 32/3 से भाग करिए तो 800 गुणे 3 ऊपर चला गया, बटा 32 आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, 8 चौके 32 हो रहा, 800 हो गया, और 4 से करिए 25 हो गया, 25 तिया 75, तो 75 लीटर की आवश्यकता है, जबकि 60 लीटर दूध है, तो इसका मतलब 15 लीटर पानी आप मिला दीजिए तो काम हो जाएगा। पहला विकल्प राइट सोल्यूशन होगा, 15 लीटर पानी आपको मिलाना पड़ेगा। ये सवाल आपका डन होता है, कवर होता है।